हाँ जी गाइस, मैं दोबारा से आपको बता रहा था। देखो फॉर्मेट में क्या क्या आएगा, बेसिकली याद रखो तीन चीजें आएंगी, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश और बैंक अकाउंट। ये तीन तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन होगा जब भी आप कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करोगे तीन तो बनेंगे बनेंगे। पार्टनर का लोन अकाउंट डिपेंड करेगा, क्वेश्चन में है तो बनाएंगे वरना नहीं बनाएंगे। क्लियर हो गया गाइस? तो पहला हो गया ड्रॉ फॉर्मेट, दूसरा हो गया ट्रांसफर ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज टू रियलाइजेशन अकाउंट, ट्रांसफर ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज टू रियलाइजेशन अकाउंट एक्सेप्ट, एक्सेप्शन में मैंने आपको चार लायबिलिटी साइड के एक्सेप्शन दिखाए, चार एसेट साइड के एक्सेप्शन। क्लियर हो गया गाइस? ठीक है, उनको छोड़ के बाकी सारी चीजें रियलाइजेशन में चली जाएंगी। तो जरा लेके चलते हैं रियलाइजेशन में कैसे जाएंगी। आप देख रहे हो मैंने कुछ क्रॉस बना रखा है, ऐसे करके क्रॉस बनाया हुआ है। इसका मतलब क्या है, जो लायबिलिटी साइड में आइटम आ रही है वो क्रॉस करके जाएगी किधर, रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड। ठीक है, क्रॉस करके ऐसे चली जाएगी। और इसी तरीके से जो आपकी एसेट साइड पे चीजें आ रही है वो क्रॉस करके किधर जाएगी, रियलाइजेशन के डेबिट साइड। ठीक है, तो पहले लायबिलिटी साइड वाली आइटम्स को लेके जाते हैं। ठीक है, तो कौन सी आइटम है, पहले सबसे पहले आइटम बताओ वृंदा, क्या है जो आपकी जाएगी? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर, बैंक लोन, एक्स स्पाउस लोन, ये तीन चीजें हो गई। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, कैसे लिखेंगे देखो, इसको लिखेंगे बाय, अब मैं ऐसे लिख सकता था बाय क्रेडिटर, बाय जो भी था एक्स स्पाउस लोन फॉर एग्जांपल। ठीक है, ऐसे लिख सकता था, बिल्कुल लिख सकता था। पर इसको हम प्रेजेंटेशन बेटर देने के लिए क्या करते हैं, एक हेडिंग लिख देते हैं, बाय सन्ड्री लायबिलिटीज। ठीक है, तो मैं लिख इंडिविजुअली भी सकता था, एक एक करके भी लिख सकता था कि बाय क्रेडिटर, बाय एक्स स्पाउस लोन। ठीक है, लेकिन उसको बेटर कैसे तरीका रहता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, इसकी एक हेडिंग दे दी बाय सन्ड्री लायबिलिटीज, और जितनी भी लायबिलिटीज हम यहाँ लिखे आ रहे हैं उनको लिख लिया इनर कॉलम में। क्या क्या था भाई, क्रेडिटर, बैंक लोन और एक्स स्पाउस लोन, ये तो मुझे पता है, मैं और देख लेता हूँ क्या क्या था। हाँ जी देखो, इसके अलावा और क्या था, WCR चेक करना है अपने को भी, WCR फिलहाल मैं रोक के रख रहा हूँ ये वाला। ठीक है, एक बार फिलहाल रोक के रखते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये तो आएगा, तो IFR लिख देते हैं यहाँ पे, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ बेटा, आप पूरा लिखेंगे। ठीक है, और क्या रह गया बस। ठीक है, तो WCR अभी मैंने रोका हुआ था, WCR भी चेक करके खत्म करते हैं, देखते हैं कि क्या होगा उसका। देखो भाई, WCR कितना है, 1 लाख, हमें चेक करना है कि क्या हमारी इसके अगेंस्ट कोई क्लेम है या नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ एक मैंने लाइन डाली हुई है 5th पॉइंट, दिख रही है वृंदा? हाँ जी, क्या लिखा है? वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो है वो 70,000 पर सेटल हो गया। राइट, यानी कितना था रिजर्व हमारा? 2 मिनट सर। 1 लाख था 1 लाख का रिजर्व। रिजर्व था, ये देखो ऊपर दिख रहा है, 1 लाख का रिजर्व था, लाइबिलिटी 70,000 की है, तो फ्री कितना है? 30। समझ आया सबको? तो फ्री कितना है, 30,000। तो एक तरह से हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनना मेरी बात, एक तरह से हम इसके दो पार्ट्स करेंगे, WCR के दो टुकड़े किए, फ्री कितना है और लाइबिलिटी कितने की है। समझ आ गई मेरी बात? जितने की लाइबिलिटी है उसको तो हम ट्रांसफर कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ WCR, वो WCR कितना, 70,000। जितने की लाइबिलिटी है उसे तो मैंने यहाँ लिख दिया, और अभी कितना बच गया, 30,000, इसके ऊपर अभी आएंगे, मैं बताऊंगा क्या करना। ठीक है वृंदा, तो 30,000 को पेंडिंग रख के चल रहा हूँ, बाकी WCR मैंने ट्रांसफर कर दिया। और बाकी सबके नाम बताओ जरा क्या क्या है। आपने पेंडिंग नहीं रखना है, आपने हाथ के हाथ करना है। जब मैं अभी दूसरा इफेक्ट बता दूंगा ना कहाँ जाएगा, तो आपने हाथ के हाथ उसको, या आप समझ ही लो, चलो हाथ के हाथ ही कर दो। दूसरा इफेक्ट जाएगा जो फ्री होता है, कहाँ चला जाएगा, वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट, क्योंकि बाद में कंफ्यूज हो जाओगे, फिर भूल जाओगे कहाँ है। समझ आ रहा है? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में कितने पार्टनर थे भाई, दो पार्टनर थे एक्स और वाई, तो इसमें एक कॉलम एक्स्ट्रा बना हुआ है, उसको इग्नोर कर देना। ठीक है, क्या मैंने रेशियो बता रखी है आपको, क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा भाई। ये दे रखा है, रेशियो दे रखी है, एक्स एंड वाई वर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। क्लियर हो गया? ठीक है, तो हम 3:2 में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 30,000 को 3:2 में करोगे तो कितना कितना आएगा, 18,000 और 18,000 12,000। एंड 12,000। आप 12,000 देख रहे हो मैंने थोड़ी सी जगह छोड़ी हुई है ऊपर, ये जगह छोड़ दी थी जानबूझ के, किसने छोड़ी थी याद है, पता है किसी को? हाँ वृंदा? बैलेंस।
बैलेंस बीडी लिखने के लिए, क्योंकि पहली आइटम वुड ऑलवेज बी बैलेंस बीडी, ये पहली आइटम नहीं हो सकती है ना, पर मेरे को आपको करके दिखाना था इसलिए मैंने करके दिखाया। वापस चलते हैं, एक बार जरा देखते हैं, एक बार जरा देखते हैं क्या क्या चीजें थी। देखो भाई, लाइबिलिटी साइड में आपका क्या क्या था, जिनको हाईलाइट नहीं किया उस पर फोकस कर रहे हैं अभी सिर्फ। क्रेडिटर, बैंक लोन, एक्स स्पाउस लोन, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। टोटल ये 5 आइटम थी, इन पांचों आइटम को हमने ट्रांसफर कर दिया, WCR के 2 पार्ट्स करके ट्रांसफर किया। क्लियर हो गया। अमाउंट लिखते हैं जरा, 2,28,00,000। जरा मेरे को बताओगे अमाउंट, फोटो खींच लो बेटा इसकी जरा एक बार, फिर मुझे अमाउंट बताते रहना क्या क्या है। सर खींच ली। इसलिए हम्म। हाँ जी, तो बताओ क्रेडिटर के आगे क्या आएगा? 2 लाख। 2 लाख के बाद बैंक लोन बैंक लोन 28 lakhs। 28 लाख, एक स्पाउस लोन 50,000। 50,000, WCR हो IFR गया था, IFR 50,000। 50,000। क्लियर हो गया गाइस, समझ में आया? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पहला स्टेप था ड्रॉ फॉर्मेट, दूसरा स्टेप था ट्रांसफर ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज टू रियलाइजेशन अकाउंट, एक्सेप्ट जो एक्सेप्शन है उनको छोड़ दिया, बाकी सारा हमने रियलाइजेशन ट्रांसफर कर दिया। अब आते हैं एसेट साइड, ठीक है। एसेट साइड पे देखो भाई क्या क्या है जो हमने छोड़े हुए हैं। बाय स्पाउस लोन, इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग। मेरे को जरा इसके बताना बेटा क्या क्या चीजें छोड़ी हुई थी, ताकि मैं लिखना शुरू करूँ वहां पे, ठीक है। अगेन क्रॉस करके कहाँ जाएगा, इधर आएगा, और मैं एक एक अलग अलग लिखने की जगह क्या लिख दूंगा यहाँ पे, सन्ड्री एसेट, ठीक है। हाँ जी बताओ बेटा क्या क्या। वाई स्पाउस लोन अकाउंट, बाय स्पाउस लोन, इन्वेस्टमेंट। अमाउंट बताती थे साथ 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 साथ। आपको वो भी बताना है। हाँ हाँ ठीक बता है। दें। 1 लाख। 1 लाख, इन्वेस्टमेंट का 10 लाख। 10 लाख, अगला फिर नीचे बिल्डिंग बिल्डिंग 15 lakhs। 15 लाख, डेटर 1 लाख माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 20,000। तो डेटर कितने हैं? 80,000। मैं अभी भी 80,000, अभी भी 1 लाख। 80,000। बेटा ये सिर्फ प्रेजेंटेशन का तरीका होता है, मैंने कितनी बार बताया, ये हर बार फंसते हो, हर बार फंसते हो, नई जगह फंसो ना यार। डेटर 1 लाख है बेटा, तो डेटर यहाँ 1 लाख लिखोगे, फिर प्रोविजन कहाँ जाएगा, प्रोविजन इधर आएगा। प्रोविजन तो एक लाइबिलिटी होती है ना, समझ आ रहा है मेरी बात? तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना था, आई थिंक 20,000, वो यहाँ है। समझ आ रहा है मेरी बात? क्लियर है? दिस इज जस्ट अ प्रेजेंटेशन, जो उसको माइनस करके दिखा, तो आपका प्रोविजन अलग आ गया, डेटर अलग आ गया। आगे बताओ क्या है। लैंड, लैंड 10 lakhs। अगला स्टॉक 4 लाख। स्टॉक 4 लाख, फर्नीचर 1 लाख। फर्नीचर 1 लाख। गुडविल तो हमारा कैपिटल अकाउंट में चल जाएगा। यहाँ नहीं होता ऐसा, मैंने क्या बोला था अभी, क्या बोला था, ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एक्सेप्ट, रियलाइजेशन। क्या ये एक्सेप्शन में था? तो फिर अच्छा एक चीज तो बताई नहीं आपको, ओहो एक चीज तो बताई नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, जैसे ही डिसोल्यूशन का क्वेश्चन आएगा ना, जैसे ही डिसोल्यूशन का क्वेश्चन आएगा तो आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए, ठीक है। अब कोई भी रिंग इमेजिन कर लो, टिंग टोंग, ठीक है, घंटी बजनी चाहिए। क्या घंटी बजनी चाहिए? सर ने कहा था ये चैप्टर अलग है, अभी तक जितने भी चैप्टर्स करे ये सबसे अलग है, तो प्लीज वहां के रूल उठा करके यहाँ मिक्स नहीं करना, ठीक है। क्लियर? वो तीनों चैप्टर सेम थे, सिमिलर थे, 3 क्या 4 हो गए वो आपके, डेथ को भी मिला लो तो आपका चेंज इन PSR, गाइस मेरी आवाज आ रही है? चेंज इन PSR, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ, ठीक है। ये काफी हद तक सिमिलर थे, सेम कॉन्सेप्ट्स लग रहे थे इन सब में, डेथ में कुछ और एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स थे, ठीक है। लेकिन डिसोल्यूशन बिल्कुल अलग है, सो प्लीज याद रखना कि डिसोल्यूशन में जो आप पुराना अभी तक करते आ रहे थे वैसा नहीं होता। तो जब भी डिसोल्यूशन का क्वेश्चन आएगा, सबसे पहली चीज दिमाग में आनी चाहिए, ये बिल्कुल अलग है, एग्जैक्ट ये चीज आनी चाहिए, ये बिल्कुल अलग है। समझ आ रहा है मेरी बात? तो इसमें गुडविल का ट्रीटमेंट वैसे नहीं होता, ये अच्छी बात भी है। अच्छी बात क्या है, क्योंकि वहां तो इतने कॉम्प्लिकेशन होते थे, गुडविल का, एग्जिस्टिंग गुडविल, न्यूली वैल्यूड गुडविल, उसके अलावा आप देखो ना कॉन्सेप्ट क्या क्या थे, सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे इजी हो गए आपके लिए। वहाँ क्या क्या कॉन्सेप्ट होते थे आपके, आपको पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना होता था, गेनिंग सेक्रीफाइस रेशियो, खत्म। यहाँ कुछ निकालने की जरूरत नहीं, यहाँ तो बिजनेस ही बंद हो रहा है।
तो यहाँ न्यू रेशियो का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया, गेनिंग सेक्रीफाइस रेशियो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। सिमिलरली ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल खत्म, गुडविल इज ट्रीटेड एज अ नॉर्मल एसेट, जैसे कोई एक नॉर्मल एसेट होता है बिल्डिंग लैंड, बिल्कुल उसकी तरह ट्रीट, तो कॉन्सेप्ट ही खत्म ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। आ रही है बात समझ में? वहां रिवैल्यू करते थे एसेट्स और लाइबिलिटीज को, हाँ यहाँ रिवैल्यू नहीं करेंगे, यहाँ क्या करेंगे, बेचेंगे, तो सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज कहाँ ट्रांसफर हो गए, रियलाइज। वहां एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस को ट्रांसफर करते थे कैपिटल अकाउंट में, यहाँ करेंगे लेकिन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स नहीं, फ्री रिजर्व्स को, जो फ्री हैं उनको ट्रांसफर करेंगे। फर्क समझ आया? क्लियर? तो ये याद रखना, यहाँ पे सबसे पहली चीज दिमाग में आनी चाहिए, ये अलग है, ठीक है। तो गुडविल भी यहाँ पे एक नॉर्मल एसेट की तरह ट्रीट होगा, तो उसको भी आप कहाँ लेके आ जाओगे, रियलाइजेशन अकाउंट। आर यू विद मी वृंदा? ठीक है। हमारे दो स्टेप्स हो गए हैं, पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप था ड्रॉ फॉर्मेट, वो हो गया। दूसरा स्टेप था ट्रांसफर ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब एक्सेप्शंस की बात। अब एक्सेप्शंस कहाँ जाएंगे? अगर आप ध्यान से देखो तो अकाउंट बचे क्या है, कैपिटल अकाउंट बचा है, वाई का लोन अकाउंट है या बैंक अकाउंट है। समझ आ रही है मेरी बात? तो आप देखोगे सारी चीजें मोस्टली कहाँ जा रही होंगी, कैपिटल अकाउंट। सिर्फ एक लोन अकाउंट अलग से है, उसमें अलग से जाएगा, ठीक है। अदरवाइज मोस्टली सारी चीजें यही आपका कैपिटल अकाउंट में जा रही है। तो अल्टीमेटली मोटा मोटा समझे तो ये तीन ही चीजें है ना, कैपिटल अकाउंट, लोन अकाउंट या बैंक अकाउंट, इन्हीं में जाएगा और तो कहीं नहीं जाएगा। क्लियर हुआ? समझ आई बात? तो इसीलिए जरा एक्सेप्शंस पे चलते हैं, जो हमने एक्सेप्शंस लिखे थे और इसके आगे लिखते हैं कि ये चीजें कहाँ जाती हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये जाएगा आपके कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट आपने ऑलरेडी बनाया ही है, ठीक है, तो आप ओपनिंग बैलेंस लेके चले जाओगे वहां पे। पार्टनर्स करंट अकाउंट ये कहाँ जाएगा, ये भी कैपिटल अकाउंट में जाएगा। क्यों? अभी तक तो हम अलग अलग बना रहे थे, कैपिटल कितना, करंट अकाउंट कितना, अब हमें उसकी जरूरत नहीं है, अब तो हमारा पूरा का पूरा बिजनेस ही बंद हो रहा है। आ रही बात समझ में? तो यहाँ हम क्या करेंगे, इन दोनों अकाउंट्स को मर्ज कर देंगे, खत्म, करंट अकाउंट की जरूरत नहीं है, इसको भी कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। पार्टनर्स लोन अकाउंट ये कहाँ जाएगा, इसको भी कैपिटल में लिख दें क्या, आंसर इज नो, इसका सेपरेट अकाउंट। ऐसा क्यों? मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि जो लोन होता है पार्टनर का, उसको प्रेफरेंस मिलती है ओवर कैपिटल। कल को अगर पैसे कम पड़ जाते हैं तो पहले लोन की पेमेंट होती है, फिर कैपिटल की। अगर मैं इसको कैपिटल में ट्रांसफर कर दूंगा फिर तो पता ही नहीं चलेगा कितना लोन है कितना कैपिटल है। क्लियर हो गया? तो इसीलिए जो पार्टनर का लोन होता है उसको हम अलग लेके चलते हैं, उसको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देते हैं। आगे फ्री रिजर्व ये कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट। क्लियर हुआ? यानी अगर आप ध्यान से देखो तो टोटल चार चीजें थी, चार में से तीन चीजें चली गई कैपिटल अकाउंट में और एक सेपरेट। क्लियर है सबको? चलो आगे इसी तरह से आ जाते हैं इधर एसेट साइड पे भी। करंट अकाउंट ये भी कहाँ जाएगा, कैपिटल में। पार्टनर्स लोन अकाउंट इसका क्या करेंगे, लाइबिलिटी साइड में था तो सेपरेट बन रहा था, लेकिन ध्यान से देखना अगर एसेट साइड में होगा तो ये कैपिटल अकाउंट में ही चला जाएगा। क्यों भाई, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पार्टनर्स लोन अकाउंट, जो पैसे हमें पार्टनर से लेने हैं, यानी हम फर्म ने पार्टनर को लोन दिया। दोनों में फर्क समझ आ रहा है? लाइबिलिटी साइड वाला कौन सा होता है, जो पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, और ये कौन सा है, जो फर्म ने पार्टनर को लोन। अगर फर्म ने कोई पार्टनर को लोन दिया है तो उसमें कोई प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट की बात ही नहीं, वो तो पैसे वापस आने हैं, वो तो पार्टनर से आने हैं, हमने थोड़ी ना देने। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम सीधा सीधा कैपिटल अकाउंट में ही ट्रांसफर कर देते हैं। क्लियर हो गया मेरी बात? ठीक है, तो इस बात को याद रखना है गाइस, इस बात को याद रखना है, जो लाइबिलिटी साइड में लोन अकाउंट आ रहा होता है वो तो सेपरेट बनता है, लेकिन अगर कोई पार्टनर का लोन एसेट साइड पे आ रहा है तो वो सेपरेट नहीं बनेगा, वो कहाँ चला जाएगा, कैपिटल अकाउंट में ही ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या बचा, एक्यूमुलेटेड लॉसेस ये भी कैपिटल अकाउंट में जाते हैं, और कैश या बैंक ये सेपरेट बनता है। तो अगर आप ध्यान से देखो गाइस, याद करने के लिए काफी आसान तरीका है, क्या है, सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज ट्रांसफर हो रहे हैं रियलाइजेशन अकाउंट में, एक्सेप्ट चार ही एक्सेप्शन आपके लाइबिलिटी साइड पे है, चार ही एक्सेप्शन आपके एसेट साइड पे है, चार ही लाइबिलिटी साइड पे, चार ही एसेट साइड, और उन चार में से तीन चीजें कैपिटल अकाउंट में जा रही हैं और एक अलग से बन रहा है। देखो दोनों जगह यही है कि नहीं, क्लियर है? ठीक है, तो आप इसको आसानी से याद कर सकते हो इस तरीके से। चलो अब जरा इसको करते हैं, जरा देखिए क्या क्या आइटम थी। तो ये आप लोगों ने फोटो खींची हुई है गाइस, सब लोग फोटो खींच लो एक बार, इजी रहेगा आप लोगों को देखने में, क्योंकि मैं फिर ट्रांसफर करता रहूंगा जल्दी जल्दी। एक बार फोटो खींच लो ताकि आप लोग जब आपको देखना होगा तो आप अपने पास आराम से देख सकते हो कि मैं क्या क्या आइटम कहाँ ले जा रहा हूँ। सबसे पहले अब हाईलाइटेड की बात कर रहे हैं, जो हाईलाइटेड आइटम रह गई है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है भाई, कैपिटल अकाउंट कहाँ जाएगा परीक्षा
हाँ सॉरी वृंदा, परीक्षा कह रहा हूँ। हाँ जी वृंदा। Credit side of capital, partners हाँ, capital और अगेन account. देखो क्रॉस करके जा रहा है, अभी भी देख लो सब क्रॉस करके जा रहा है लाइबिलिटी साइड से, तो क्रॉस करके यहाँ है बाय बैलेंस बी, इसी के लिए तो जगह छोड़ी थी मैंने, 5 लाख और 5 लाख। क्लियर हो गया गाइस, समझ में आया सबको? ठीक है आगे चलते हैं। अगला क्या लिखा है, एक्स का करंट अकाउंट, ये भी कहाँ आएगा, ये भी यही आएगा, क्रॉस करके इधर ही लाइबिलिटी साइड से जितनी चीजें आएंगी वो क्रॉस करके आएंगी, बाय एक्स करंट अकाउंट। ठीक है, अब किसमें आएगा, सिर्फ एक्स के में, इसको मत डिवाइड कर देना एक्स और वाई दोनों में, भैया ये तो जिसका उसी के में जाएगा ना, तो 1 लाख रुपीज सीधा एक्स के में। अगला देखो क्या है, वाई का लोन अकाउंट, तो वाई का लोन अकाउंट भी यही कहाँ आएगा, वाई का लोन अकाउंट अलग से Separate. बनेगा, सेपरेट बनेगा, लाइबिलिटी साइड वाला होता है तो सेपरेट बनता है 50,000। अगला देखो क्या है, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व कैपिटल अकाउंट में आएगा बाय जनरल रिजर्व। 1 लाख को डिस्ट्रीब्यूट करो 3:2 रेशियो थी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 60,000 और 40,000। ठीक है, इसके बाद क्या है, डब्ल्यूसीआर, डब्ल्यूसीआर ऑलरेडी जा चुका था, इसको तो हमने कर लिया भाई, 70-30 करके हमने कर दिया था डिस्ट्रीब्यूट, ऊपर 30,000, 70 तो वहां ले गए थे। अगला क्या है, पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस बाय पी एंड एल, कितना आएगा भाई, 50,000 को डिवाइड करेंगे तो 30,000 और 20। देखो आपको समझ आया, पहले यहाँ तक जितनी भी आइटम्स थी आपकी लाइब्रेरी साइड में, हमने वो देखा कहाँ जाएंगी, या तो रियलाइजेशन में जा रही थी तो वहां लेके चले गए, और जो एक्सेप्शंस थे, एक्सेप्शंस में से 2 ही जगह गई आइटम, या तो कैपिटल अकाउंट में या सेपरेटली अकाउंट बना। क्लियर हो गया, चल सकता हूँ आगे? चलो भाई अब एसेट साइड पे आ जाओ, एसेट साइड पे देखो क्या दे रखा है, एक्स करंट अकाउंट, क्रॉस करके आएगा ये भी, ये साइड आ जाएगा टू एक्स करंट अकाउंट, और क्योंकि Sir, एक्स Y का है, current account है. वाई 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 करंट अकाउंट, तो वाई का है तो ये सिर्फ वाई के अकाउंट में जाएगा 50,000। ठीक है, इसके बाद अगला देखो क्या दिया हुआ है, अगला दिया हुआ है एक्स लोन अकाउंट, ये सेपरेट ट्रीटमेंट नहीं होता, जो एसेट साइड में लोन होता है पार्टनर का वो उसके कैपिटल अकाउंट में ही चला जाता है। ठीक है, तो 1,50,000 क्योंकि एक्स का था तो एक्स के में आ गया। अगला देखो क्या है, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, उसको अलग से हमने बना रखा है, नीचे अलग से सेपरेट बनता है, वो सेपरेटली आएगा। हाँ अब ध्यान से सुनना, अब आपके पास दोनों है, अगर मान लो कैश इन हैंड होता सिर्फ, कैश एट बैंक नहीं होता, तो मैं सिर्फ कैश लिख करके यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस लिख देता, बैलेंस सी, हाँ सॉरी बैलेंस बी। क्लियर हो गया गाइस? अगर बैंक होता तो बैंक का नाम लिख के उसका बैलेंस लिख देता, अब दोनों है, कैश भी है और बैंक भी है, तो ऐसे केस में मेरी मर्जी है, मैं कैश भी बना सकता हूँ बैंक भी बना सकता हूँ, नॉर्मली प्रेफर करते हैं बैंक बनाना, क्योंकि ट्रांजेक्शन जितनी भी सेल परचेज की होती है नॉर्मली हम बैंक के थ्रू। ठीक है, तो इसलिए मैं बैंक बना रहा हूँ, तो बैंक बना रहा हूँ तो ऑब्वियसली बैंक का बैलेंस लिखूंगा, यहाँ पे कितना है 500, देखो जरा बैंक का बैलेंस कितना है 500 है। फिर कैश का क्या करेंगे, जो कैश इन हैंड है उसको भी एक तरह से हम अज्यूम करेंगे अगर हमने बैंक में जमा करा दिया, तो अगर बैंक में जमा कराओगे तो क्या आ जाएगा, टू कैश, यही एंट्री होती है ना, बैंक अकाउंट टू कैश, अगर बैंक में जमा कराओगे तो 15,000। आई बात समझ में? अगर मैं कैश अकाउंट बना रहा होता तो ये जो कैश का अमाउंट है वो बैलेंस बीडी के नाम से आ जाता और नीचे टू बैंक आ जाता। क्लियर, अकाउंट एक ही बनेगा, कैश का या बैंक का, समझ आया? तो मैंने क्या किया अभी तक, सारे के सारे एसेट्स और लायबिलिटीज ट्रांसफर कर दिए, या तो रियलाइजेशन अकाउंट में गए या फिर जो हमने और अकाउंट बनाए थे कैपिटल अकाउंट या सेपरेट अकाउंट उनमें। क्लियर, आपको याद रखना है, आप एक तरफ से शुरू करो, लाइबिलिटीज से शुरू कर रहे हो तो क्रॉस करके अपोजिट साइड में जाना चाहिए सारी आइटम, यानी क्रेडिट साइड में, अगर एसेट साइड से करोगे तो क्रॉस करके डेबिट साइड। क्लियर, पहला स्टेप सारा खत्म हो गया है, अब आगे चलते हैं, अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, हमने तो क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा था अभी तक, अब पढ़ते हैं। देखो जरा क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन कह रहा है एक्स एंड वाई वर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2, दे डिसाइड टू डिसॉल्व। ठीक है, एसेट्स रियलाइज्ड एज फॉलोज, यानी एसेट से कितने पैसे आए ये बताया। ठीक है, आगे चलते हैं, अ न्यू टाइपराइटर वाज फाउंड, यानी एक नया एसेट निकल के आ गया जो अभी तक हमारी बुक्स में नहीं था। Half the stock was taken over by X at rupees 2,50,000 and remaining stock was sold at a profit of 20%. तो स्टॉक का कुछ बता रखा है कि आधा स्टॉक एक्स लेके चला गया किस अमाउंट पे और बाकी आधा हमने किस प्राइस पे बेच दिया। फिर WCL के बारे में बात है, उसके बाद है अ न्यू क्रेडिटर, जैसे एक नया एसेट निकल के आया था ऐसे नया क्रेडिटर भी पता चला, अरे ये तो हमारे बुक्स में ही नहीं आ रहा था, इसको भी पैसे देने। ठीक है, और उसके अलावा लास्ट में क्या है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस रुपीज 20,000। क्लियर है गाइस, समझ में आया?
ठीक है, यानी हमें बता रखा है कि जो एसेट्स हमने बेचे वो कितने के बेचे और जो हमने लायबिलिटीज पे ऑफ करी वो कितने की। अब इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे। आपने जब एसेट्स लिखे थे तो क्रॉस करके आपने एसेट साइड से क्रॉस करके डेबिट साइड पे लिखा था, यहाँ लिखा था। इसका टोटल कर दें, अब टोटल करना रह गया था, ये टोटल कर दो। तो जरा टोटल बताना बेटा कितना है। स्निग्धा आप लायबिलिटी साइड का करो और प्रथम आप एसेट का करो। सन्ड्री एसेट जो लिखे हैं उनका करो प्रथम, और सन्ड्री लायबिलिटीज का स्निग्धा आप करो। कितना कितना अमाउंट आ रहा है देखो। $31,90,000. ये किसका, लायबिलिटीज का, Yes, sir. और एसेट साइड का 43 लाख। क्लियर हो गया गाइस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो भी एसेट बिकेगा उसकी एंट्री आएगी इधर क्रॉस होकर, और जो भी लायबिलिटीज की पेमेंट होगी उसकी एंट्री आएगी इधर क्रॉस होकर। समझ आ रहा है, ठीक है। तो याद रखो जो भी आपकी पोस्टिंग्स हो रही है वो क्रॉस होकर हो रही है, तो याद करने में आसान हो जाएगा, ठीक है। तो यानी अगर हम जब इस साइड में एंट्री लिखेंगे तो यहाँ बाय में आएगा। और आप कौन सा अकाउंट बना रहे हो, अगर कैश अकाउंट बना रहे हो तो कैश के नाम से आता है, यहाँ क्या बना रहे हैं हम, बैंक अकाउंट, तो बैंक के नाम से आएगा। क्लियर हो गया गाइस, समझ आ रही है मेरी बात, ठीक है। मैं इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूँ जानबूझ करके, यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, आपको समझने के लिए। बाय बैंक अकाउंट, ठीक है। और जब पेमेंट करेंगे तो टू बैंक अकाउंट, ठीक है। क्लियर हो गया गाइस, देखिए जरा क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा था। क्वेश्चन में क्या रखा है, एसेट्स रियलाइज्ड एज फॉलोज, इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग, लैंड, डेटर, फर्नीचर। मैं लिख देता हूँ एक बार पहले, इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग, लैंड, इसमें थोड़ी सी जगह और ले लेता हूँ। समझा भाई, जस्ट अ सेकंड गाइस, हो गया। हाँ जी, क्या क्या था भाई वृंदा, बताओ जरा। इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग, लैंड, जो बेचा था, जो नीचे पॉइंट में लिखा हुआ था। सर मैंने उसकी फोटो नहीं ली थी ये देखो, इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग, लैंड, डेटर और फर्नीचर, ठीक है। कितने कितने का देखें जरा। कह रहा है इन्वेस्टमेंट 15 लाख, 30 लाख, 8 लाख। पहले ये तीन तो लिखे देते हैं, 15 लाख, 30 लाख और 8 लाख, ठीक है। जितने में बेचा आपको बता रखा हमने, ले लिया। एंड गाइस एक चीज नोट कर रहे हो, हम ये नहीं देख रहे कि कितने से वैल्यू बढ़ रही है या कम हो रही है। रियलाइजेशन अकाउंट में हम क्या लेके जा रहे हैं, कितने में बेचा, कितने पैसे आ रहे हैं। तो यहाँ प्रॉफिट और लॉस को नहीं देखते, यहाँ क्या देखते हैं, कितने में बेचा। समझ आ रही है मेरी बात, यानी कितने पैसे आए और कितने पैसे गए, ठीक है। ऑटोमेटिकली प्रॉफिट लॉस आपका कंसीडर हो जाएगा। देखो अगला क्या है, डेटर एट बुक वैल्यू एंड फर्नीचर एट 110%। तो डेटर बुक वैल्यू कितनी है, बुक वैल्यू कितनी थी डेटर की वृंदा, डेटर कितने के 1 थे। लाख। हाँ 80,000 के नहीं थे। समझ आ रहा है, दिस इज द डिफरेंस। अगर आप 80,000 लिख लोगे, अगर आप नेट करके लिख देते तो गलत कर देते। तो यानी डेटर कितने के थे, 1 लाख के, आपको 1 लाख मिल गए। और फर्नीचर एट 110%, तो फर्नीचर कितने का था, ये देखो यहाँ दिखाई दे रहा है, फर्नीचर कितने का था, 1 लाख का। तो 1 लाख का 110% यानी कितने का बिका, बोलो बेटा वृंदा। 11 lakhs।
11 lakhs कैसे आता है बेटा? 1 लाख का 110% ना? निकालियो जरा, 1 लाख का 110%। तूने कैलकुलेट करा है या ऐसे हवा में बोल दिया? करा कैलकुलेट। करा है, जरा देखियो कैसे आएगा। ये एक जीरो यहाँ कट गई, एक जीरो यहाँ कट गई, जरा बताइए कितनी जीरो बची है? नहीं मतलब 1,10,000। एक ही बात है, जीरो ही अपने घर की तो है, हमने तो इन्वेंट करी है। लगाना है तो लगाओ, एक्स्ट्रा लगाओ लगाओ लगाई जाओ है। बेटा ध्यान से किया कर, यही गड़बड़ करती है देख। समझ में आया? ठीक है, तो ये तो आ गया। अब गाइज एक बात और याद रखना, आपने नोटिस किया होगा, अगर हम बैलेंस शीट से जब ट्रांसफर कर रहे थे तो उसको एक ही जगह लेके जा रहे थे, किसी भी एक ही जगह लेके जा रहे थे। लेकिन जब आप एडजस्टमेंट में से कोई चीज लेके जाते हो तो उसके दो इफेक्ट होते हैं। जब आप एडजस्टमेंट्स में से लेके जाते हो तो उसके दो इफेक्ट होते हैं। तो एक इफेक्ट तो ये आ गया, दूसरा इसका कॉरस्पॉन्डिंग एक और इफेक्ट जाएगा, कहाँ जाएगा? बैंक अकाउंट। कहाँ जाएगा? बैंक अकाउंट। पर मैं बैंक अकाउंट में अभी लेके नहीं जा रहा हूँ, बैंक अकाउंट में तब लेके जाऊंगा जब मैं यहाँ बाहर आउटर कॉलम में लिखूंगा। ठीक है, क्लियर है? क्यों ऐसा, क्यों? क्योंकि अभी और भी आइटम हो सकती हैं जो बैंक से रिलेटेड बची हो, तो फिर एक ही साथ में लेके जाओ। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अगला देखिएगा, लिखे कह रहा न्यू टाइपराइटर वाज फाउंड वर्थ ₹10,000। ठीक है, अब क्या करेंगे इसका? भाई हमें 10,000 रुपए मिल गए इस टाइपराइटर के, तो जो मिल गए हमें तो वो लिखने हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी यहाँ पे इंक्लूड कर देंगे, टाइपराइटर 10,000। समझ आ रही है बात? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हमें फोकस किस पे करना है, कितने पैसे आए कितने पैसे गए। अब ये मत सोचना पहले सर ये टाइपराइटर मिला तो पहले हमें इसे बुक्स में रिकॉर्ड करना चाहिए। अरे हम तो सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज को खत्म कर रहे हैं, तो तुम रिकॉर्ड करने की बात कर रहे हो। आ रहा है समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? तो हमें अब रिकॉर्ड थोड़ी ना करना है, हमने तो बाकी जो एसेट्स और लाइबिलिटीज थे उन्हें भी खत्म करके रियलाइजेशन में डाल दिया था। अब तो हम ये देख रहे हैं जो भी एसेट बेचा उससे कितने पैसे आए, चाहे वो रिकॉर्डेड था नहीं था उससे फर्क नहीं पड़ा। क्लियर हो गया? ठीक है, तो अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट आपको मिला, आपने बेचा, तो उसको भी आप यहीं पे, जैसे आप बाकी सबको पैसे लिख रहे थे कि कितने पैसे आए, सेम तरीके से इसको भी यहाँ पे लिखो। आगे चलते हैं, अगला क्या है? हाफ द स्टॉक वाज टेकन ओवर बाय एक्स। स्टॉक था कितना, देखिए जरा, देखो स्टॉक था कितना, 4 लाख। ठीक है, तो आधा स्टॉक एक्स लेके चला गया। तो इसके लिए अपने को क्या करना है, थोड़ा सा एक समरी बनाना पड़ेगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैंने यहाँ बनाया हुआ है। जस्ट अ सेकंड गाइस। हाँ जी, देखेंगे जरा दोबारा से। स्टॉक कितने का था बेटा? बुक वैल्यू क्या थी उसकी? देखिए जरा दोबारा, क्या 4 था? lakhs। 4 लाख का, 4 लाख का। ठीक है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा बताओ? हाफ दी स्टॉक, तो हाफ कितना हो गया? बुक वैल्यू 2 लाख इज टेकन ओवर बाय, क्या लिखा है बताओ? Half of the stock was taken over by X एक्स at rupees 2 250। लाख 50,000, यानी ये हम कितने में लेके चला गया? एक्स 2,50,000। तो सेटलमेंट वैल्यू कितनी हो गई? 2,50,000। और कौन लेके गया इसको? एक्स लेके गया। क्लियर हो गया गाइस? यहाँ तक समझ आया? पहले ये बताओ, 4 लाख का टोटल स्टॉक था जिसमें से आधा स्टॉक एक्स लेके चला गया, तो हमने पहले उसका आधा किया, कितना है? 2 लाख। वो कितने में लेके गया? 2,50,000। ठीक है, तो हमने ये लिख दिया। अब बाकी बचे का क्या बताया उसने, देखिए जरा बाकी का क्या बोला है। कह रहे हैं रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। रिमेनिंग को आपने 20% के प्रॉफिट पे बेच दिया। रिमेनिंग को आपने 20% के प्रॉफिट को बेच दिया, तो रिमेनिंग कितना बचा? रिमेनिंग बुक वैल्यू था 2 लाख। प्रॉफिट कितना हो गया बेटा? 20%, बताओ जरा। हाँ जी वृंदा, 20% कितना होता है? 40,000। 10% होता है, एक जीरो हटा दी, 20,000। तो 20% हो गया 40,000, यानी हमने इसको कितने में बेचा? 2,40,000। दिस इज योर सेल वैल्यू या सेटलमेंट वैल्यू। ठीक है, और ये आपने बेच दिया, तो इसकी बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन होगी। पहले ये बताओ, ये बनाना समझ में आया किस तरीके से बनाया मैंने?
ये आपको बनाना पड़ेगा बेटा। क्वेश्चन अगर इस तरह से बाइफरकेट करके बता रहा हूँ ना कि आधा, 1/4, 3/4 ऐसे करके कुछ बता रहा, तो आपको एक वर्किंग अलग से ही बनानी है। अब इनकी एंट्री समझ लेते हैं। देखो, अगर कोई पार्टनर लेके गया है तो वो पार्टनर के नाम से एंट्री आएगी, अगर हमने उसको मार्केट में बेचा है तो कैश या बैंक के नाम से आएगी। तो कैश और बैंक के नाम से हम ऑलरेडी कर रहे थे पहले, तो मैं वहीं कर देता हूँ ये एंट्री जो बची हुई है। 2,40,000 तो आपने बाहर बेच दिया इसको, तो एक सेकेंड को, हाँ ये स्टॉक, तो हम ये लिख ही रहे थे कैश या बैंक की, तो मैंने इसी के अंदर लिख दी 2,40,000। आर यू विद मी? समझ में आ रहा है सबको यहाँ पे? ठीक है, जो बाहर बेचा वो तो ये आ गया, और जो पार्टनर ले गया मैंने क्या बोला, वो पार्टनर के नाम से आ जाएगा। तो मैं ऊपर लिख देता हूँ, ऊपर जगह छोड़ी हुई है मैंने, बाय एक्स कैपिटल अकाउंट 2,50,000 जितने में लेके गया है। 250 में लेके गया था ना, देखो 2,50,000 में लेके गया था, दिख रहा है? ठीक है, जो सेटलमेंट वैल्यू है वो लेके, मैंने हमेशा बोला, अभी भी क्या बोला है, कितने पैसे आए कितने पैसे गए उस पर फोकस कर, यानी जो सेटलमेंट वैल्यू है उस पर फोकस कर। क्लियर हुआ गाइस यहाँ तक? पक्का? 100%? चलूं आगे? ओके, आगे देखते हैं क्या लिया हुआ है। स्टॉक का हो गया। अच्छा बाय द वे, एक चीज रह गई। देखो मैंने क्या बोला था, जितनी भी आइटम आपकी कहाँ पे दे रखी है एडजस्टमेंट में, उसके दो इफेक्ट होंगे, और दो इफेक्ट कब देने हैं, जैसे ही मैं आउटर कॉलम में लिखता हूँ। तो मैंने अभी आउटर कॉलम में बैंक का तो नहीं लिखा, लेकिन एक्स कैपिटल का तो लिख दिया, बाय एक्स कैपिटल तो लिखा, तो इसका दूसरा इफेक्ट मुझे हाथ क्या देना है, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा बाद में। तो बाय एक्स कैपिटल किया है, तो एक्स के कैपिटल अकाउंट में आएगा, किस नाम से आएगा, टू क्रॉस करके आएगा, किस नाम से, बैंक बैंक क्यों आएगा, किस अकाउंट में लिखी है तूने ये एंट्री? रियलाइजेशन फिर अकाउंट। ये कब से होने लग गया कि दूसरा नाम लिखने लग गए? तो टू रियलाइजेशन किसके में आएगा, सिर्फ एक्स के। क्लियर हुआ? समझ आया? ये सारी एंट्रीज क्यों नहीं लिख रहा हूं मैं, इनका दूसरा इफेक्ट इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मैंने अभी इसमें टोटल अमाउंट आउटर कॉलम में नहीं लिखा, जैसे ही लिखूंगा वैसे ही मैं इसका दूसरा इफेक्ट दूसरे अकाउंट में लेके जाऊँ। क्लियर है गाइस? चल सकता हूँ आगे? चलो, खत्म हो रहा है, थोड़ा सा रह गया, देखिए जरा अगला क्या है। वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी का हमने ऑलरेडी ले लिया था, ठीक है। इसका आगे क्या होगा, अभी जब हम लाइबिलिटीज को करेंगे तो वहां बताता हूँ। न्यू क्रेडिटर वॉज डिस्कवर्ड विच वॉज पेड ₹10,000, तो यहाँ पे क्रेडिटर लिख देते हैं, क्रेडिटर न्यू 10,000, ठीक है। जैसे एसेट को पे कर रहे, सॉरी एसेट को बेच रहे थे तो पैसे आ रहे थे आपका क्रॉस करके क्रेडिट साइड पे आ रहा था, इसी तरह से अगर लाइबिलिटी पे करोगे तो क्रॉस करके डेबिट साइड पे आएगा, ठीक है। क्लियर हुआ गाइस? ठीक, अगला देखते हैं। रियलाइजेशन एक्सपेंस 20,000, ये भी पे करे तो यहाँ आ जाएगा रियलाइजेशन एक्सपेंस 20,000। अभी इनका दूसरा इफेक्ट लेके नहीं जा रहा हूँ क्योंकि आउटर कॉलम में अमाउंट नहीं लिखा है। यहाँ तक क्लियर है गाइस सबको? किसी को कोई डाउट? हाँ जी, एक बार पहले चेक कर लो मैंने अभी तक क्या किया है, पहले जरा समझ लो फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ जी गाइस, चलो आगे। चल सकता हूँ आगे? क्या क्या स्टेप्स कर लिए हमने अभी तक, कौन बताएगा मुझे? स्निग्धा क्या क्या करा हमने, जरा बताओगे बेटा, एक बार रिपीट करोगे जल्दी से? तो सबसे पहले तो फॉर्मेट ड्रॉ करा, राइट, फिर उसके बाद सारे एसेट और लाइबिलिटीज ट्रांसफर करे रियलाइजेशन अकाउंट में, और फिर उनका टोटल करके और फिर उनको रियलाइज एडजस्टमेंट के हिसाब से रियलाइज कर। नहीं, सो यहाँ थोड़ा सा चेंज करता हूँ। सेकंड स्टेप में था सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज ट्रांसफर करें रियलाइजेशन अकाउंट में एक्सेप्ट, फिर उसमें कुछ एक्सेप्ट थे, कुछ जो एक्सेप्शन थे, 8 एक्सेप्शन थे, 4 लाइबिलिटी के 4 एसेट के, उनको हम लेके गए कहाँ, या तो कैपिटल अकाउंट में लेके गए या उनका अलग से अकाउंट, ठीक है। विद दिस आपकी लाइबिलिटीज और एसेट सारे के सारे ट्रांसफर हो गए। फिर उसके बाद अगला स्टेप था रियलाइज ऑल एसेट्स एंड पे दी लाइबिलिटीज। क्या बोला मैंने? रियलाइज ऑल एसेट्स एंड
पे दी लाइबिलिटीज। तो क्वेश्चन में आपको बताया होगा कि एसेट को बेच करके कितने पैसे आ रहे हैं और लाइबिलिटीज को कितने की पेमेंट करनी है। जो जो हमें बताया हमने वो कर दिया। क्लियर हो गया। और जो भी एडजस्टमेंट्स है उनकी दो इफेक्ट होंगे। अभी हमने कई एडजस्टमेंट्स का एक ही इफेक्ट दे रखा है क्योंकि आउटर कॉलम में अभी तक हमने नहीं लिखा। ठीक है। अब एक मजे की बात देखो, यहाँ तक 3 स्टेप्स हो गए, अब चौथा स्टेप्स बता रहा हूँ। हाँ परीक्षा बोलो। सर चौथा ये था ना, रियलाइज ऑल एसेट्स एंड पे द लायबिलिटीज। दोबारा बोल। अच्छा वो थर्ड, नहीं वो थर्ड स्टेप था। वो कौन सा है इसमें से? वो बैंक वाली चीज, रियलाइज ऑल एसेट्स हाँ एंड पे हाँ, द जो बाय बैंक लायबिलिटीज। और टू बैंक करा है, दिस इज रियलाइज्ड ऑल एसेट एंड पे द लाइबिलिटीज। ठीक है। तो जो भी एसेट्स थे उनको रियलाइज किया और लाइबिलिटीज को पे किया। ठीक है। अब अगला स्टेप बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। क्या सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज रियलाइज हो गए हैं? देखो जरा, क्या सारे एसेट रियलाइज हो गए और सारी लाइबिलिटीज पे ऑफ हो गई हैं? देखना जरा, देखो। ये एसेट्स थे आपके सारे, ये सारे एसेट्स थे। क्या ये सारे एसेट्स आपके रियलाइज हो गए? चेक करो जरा। वो है क्या? कौन से रह गए हैं? बताओ भाई, जल्दी बताओ, क्या रह गया? देखो एक एक करके देखो। ससलीन, क्या रह गया बेटा? सर बाय स्पाउस लोन और गुडविल। एक तो वाई स्पाउस लोन रह गया है, एक गुडविल रह गया। देखो और कुछ रह गया क्या? इन्वेस्टमेंट थी वो तो दिख रही है, बिल्डिंग था वो भी दिख रहा है, डेटर भी दिख रहा है, लैंड भी दिख रहा है, स्टॉक फर्नीचर ये भी दिख रहा है। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें तो दिख रही है। दो चीजों के बारे में तो क्वेश्चन ने बताया नहीं। तो ऐसे केस में क्या अज्यूम करके चले हम, क्या मान के चले? क्या ये जो स्पाउस लोन था या गुडविल था, इसके बदले में कुछ पैसे मिले या नहीं मिले? तो इसके लिए एक मैं रूल बता रहा हूँ आपको, लिखो। इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, if the question is silent on realization of assets and liabilities, if the question is silent on realization of assets and liabilities, अभी पहले asset की बात कर रहे हैं फिर liability पे भी आएंगे। if the question is silent on realization of assets and liabilities, following is to be considered, following is to be considered। उसके नीचे लिखो एसेट, और एसेट के नीचे फर्दर दो पार्ट बनाओ। एसेट पहले लिखो, उसके नीचे एसेट, और एसेट के नीचे फर्दर दो पार्ट बनेंगे, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। ठीक है। क्लियर हो गया। टेंजिबल पे आप लिखोगे रियलाइज्ड एट बुक वैल्यू, रियलाइज्ड एट बुक वैल्यू, पूरा लिख लो चाहे तो ऐसे, बुक वैल्यू। और इनटेंजिबल पे लिखोगे रियलाइज्ड निल। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर टेंजिबल एसेट तो हम ये मान के चलेंगे कि उसके जो भी बुक्स में वैल्यू थी वो सारी की सारी रियलाइज हुई है, जितने बुक वैल्यू था उतने पे रियलाइज हुआ है। और अगर इंटेंजिबल है तो हम ये मान के चलेंगे कि उसका एक भी रुपया नहीं मिला। ठीक है। और लाइबिलिटीज के लिए लिखो, ये एसेट्स का हो गया, लाइबिलिटीज का क्या होगा? पेड, यहाँ रियलाइज वर्ड नहीं आएगा, पे करेंगे ना, पेड एट बुक वैल्यू। तो जो बुक्स में वैल्यू थी हमने उसी पे पे किया होगा, ये हम मान के चलेंगे। ठीक है। क्लियर हो गया गाइस। ये कब है? जब क्वेश्चन साइलेंट है किसी एसेट्स या लाइबिलिटीज के रिगार्डिंग कि उनका क्या हुआ। तो यानी इस केस में क्या होगा? दो चीजें बची थी, बाय स्पाउस लोन। तो बाय स्पाउस लोन तो टेंजिबल एसेट है, तो आप उसकी पेमेंट करोगे, सॉरी वहां से पैसे मिलेंगे। बाय स्पाउस लोन कितने में पैसे मिलेंगे? 1 लाख। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट, गुडविल क्या है? इंटेंजिबल एसेट।